हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। नाउ वी विल डिस्कस द रिमेनिंग कंसेप्ट्स ऑफ गैप। अभी तक हमने 5 कंसेप्ट जो है पढ़ चुके हैं, उसको क्विकली रिवाइज करें तो सबसे पहला कंसेप्ट था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, बोलिए प्लीज। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस यानी कि जो आपका एस्टेब्लिशमेंट है, यानी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड द ओनर ऑफ द बिजनेस, दे बोथ आर द डिफरेंट एंटिटीज। दोनों डिफरेंट एंटिटीज हैं। ओके और मैंने उसमें एक एग्जांपल दी थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैंने बताया था कि लाइबिलिटीज को ट्रीट कैसे करता है एक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो पैसा इन्वेस्ट किया होता है ऑनर ने, उसको वो अपने लिए एक लाइबिलिटी ट्रीट करता है। और वो क्यों करता है? उसी कंसेप्ट की वजह से, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजर कंसेप्ट क्या कहता है? ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके देन उसमें मैंने एक और पॉइंट बताया था आपको, फिजिकल यूनिट्स के बारे में बताया था। अगर आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ एसेट्स ऐसे पड़े हुए हैं, वो फिजिकल फॉर्म में पड़े हुए हैं, यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको लैंड की, 2 एकड़ की लैंड पड़ी हुई है, बिल्डिंग पड़ी हुई है जिसमें 10 रूम है, देन आपके पास ऑफिस में चेयर्स हैं, टेबल है, फर्नीचर है बहुत सारा, और उसकी मेजरमेंट जो है वो किसमें, फिजिकली फॉर्म में है। उसको भी आपको पहले मनी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि लैंड की आपको पहले वैल्यू बतानी पड़ेगी, देन इसी तरह से बिल्डिंग की वैल्यू, और उसको फिर जाके आप जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्या था, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। याद है ना आपको कि एक रेगुलर टाइम पीरियड आपको जो है फिक्स करके रखना है, और उस टाइम पीरियड के बाद जो आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है प्रिपेयर करनी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो। देन नेक्स्ट इज एक्रूअल, या फिर मैंने इसको कहा था रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट भी कहते हैं। याद है वो 2 पॉइंट्स उसमें क्या थे, एक रेवेन्यू था और एक रेवेन्यू रियलाइज था। रेवेन्यू मींस gross inflow of cash from the different activities like the sale of the goods by rendering of the services or by using other enterprise assets which yields interest या dividend या royalty, जहां से आपको मिलता था। ऐसी एक्टिविटीज करने से जब भी आपके पास कैश का इन्फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। और रेवेन्यू में एक और टर्म मैंने अब तक उस कंसेप्ट में बताई थी, दैट इज रेवेन्यू रियलाइज्ड। और रेवेन्यू रियलाइज्ड का मतलब क्या था? when you have the legal right to receive the amount after या by selling the assets। ओके जब आपके पास एक लीगल राइट आ जाता है कैश को रिसीव करने का, या वो अमाउंट रिसीव करने का, कौन सा अमाउंट? सेल ऑफ एसेट करने के बाद, एसेट की सेल करने के बाद आपका जो लीगल राइट बनता है, दैट इज कॉल्ड, उसी पॉइंट पे जब आपको लीगल राइट बन गया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रियलाइज्ड हो गया। रिसीव्ड नहीं था, वो रेवेन्यू रियलाइज था। और उसी पॉइंट पर मैंने कहा था कि आपको एंट्री कर देनी चाहिए, उस ट्रांजैक्शन की एंट्री उसी टाइम जो है कर देनी चाहिए। ये नहीं वेट नहीं करना चाहिए कि वो नेक्स्ट ईयर जाके आपको कैश मिलेगा या नेक्स्ट मंथ जाके आपको कैश मिलेगा, हम तब उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। एक्रूअल कंसेप्ट वो करने से मना करता है। वो कहता है कि जब रेवेन्यू आपका रियलाइज्ड हो जाता है, उसी टाइम उसकी जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री कर दीजिए। दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन, या जिसे हम एक्रूअल कंसेप्ट भी कहते हैं। और लास्ट कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज मैचिंग कंसेप्ट। और मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? सेम ईयर का इनकम और सेम ईयर की एक्सपेंसेस दोनों को मैच कीजिए और अपना प्रॉफिट या लॉस जो है फाइंड आउट कीजिए। ये थे आपका गैप के जो अभी तक हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, उनके बारे में क्विक रिविजन थी। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं, दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, seventh one is cost concept, और 8th one is realization concept। तो guys, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पढ़ने से पहले मैं आपको कॉस्ट कंसेप्ट पर लेना चाहता हूं, क्योंकि दोनों कंसेप्ट का लिंक इस कंसेप्ट के साथ है। ठीक है, तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक्विजिशन कॉस्ट। एक एसेट को वैल्यू जो है वो क्या रखी जाए, एसेट की वैल्यू क्या रखी जाए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? क्या उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए या फिर करंट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए? सपोज आपने एक एसेट खरीदी 2010 में, ठीक है, बिल्डिंग परचेज की रिलेटेड भी, और उसकी कॉस्ट उस टाइम जो आपको पड़ी दैट इज 10 लाख। 2010 में आपने एक बिल्डिंग परचेज की, कितनी कॉस्ट पाई मैंने उसकी? 10 लाख। और वही बिल्डिंग आज 2020 में, सेम बिल्डिंग 30 लाख की मिल रही है। अब क्वेश्चन राइज होता है रिकॉर्डिंग कौन सी करनी चाहिए, ये दिस वन
और दिस वन करंट पे या फिर जो हिस्टोरिकल था। तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है, एसेट की वैल्यू कौन सी होगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट या वो एक्विजिशन कॉस्ट होगी, जिस कॉस्ट पे आपने उसको एक्वायर किया था, या वो पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट, उसी कॉस्ट पर आप जो अपनी एसेट्स को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। एसेट का मतलब समझ रहे हैं आप, एसेट मीन्स लैंड, बिल्डिंग, वो सभी रिसोर्सेज जो आपके अपने हैं और जिनसे आप फ्यूचर में कोई ना कोई बेनिफिट ड्राइव करने चाह रहे हो, उन्हें हम एसेट्स कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी पर भी एक लेक्चर दूंगा मैं, ओके। तो साइंस या आर्ट्स के बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ लें कि एसेट्स किसे कहते हैं हम, उन सभी रिसोर्सेज को जो आपको फ्यूचर में जो है बेनिफिट जो है देंगे। लाइक लैंड है आपके पास, बिल्डिंग है, ओके। तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि रिकॉर्डिंग किस पर होगी, इस वैल्यू पर होगी। इसे ही हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं या फिर हम इसे एक्विजिशन कॉस्ट भी बोलते हैं। और गाइस देखिए, ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव मेथड है, बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी है इस मेथड में, और इसमें कोई भी बायसनेस नहीं है। आप कहेंगे सर ये कैसी बात हो गई, आज जो एसेट की वैल्यू 20 लाख है और आप कह रहे हैं कि 10 लाख पे शो कीजिए। आज 2020 चल रहा है, आपने जो चीज़ उस टाइम 10 लाख की खरीदी थी, आज भी आप उसको 10 लाख दिखा रहे हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आज मैं इसको 10 लाख नहीं दिखा रहा हूँ, इसके अंदर और भी ट्रीटमेंट होंगी। जो नॉर्मली वेयर एंड टेयर होता है एसेट का हर साल, यानी कि डेप्रिसिएशन, वो इसमें से चार्ज किया जाता है, ओके। तो आप जैसे 2010 में, तो 2011 में क्या किया जाएगा, इसमें से कुछ अमाउंट लेस किया जाएगा, मींस डेप्रिसिएशन माइनस की जाएगी, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस की जाएगी। सपोज हम करते हैं कि 10% जो है डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। बिल्डिंग के ऊपर हर साल कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी, 10%। तो ये कितना आ जाएगा, 10 लाख का 10% मींस 1 लाख। और अब 2011 में उसकी कितनी वैल्यू शो होगी, 9 लाख, ठीक है। देन इसी तरह से नेक्स्ट ईयर फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, एक साल के बाद फिर से वही 10%, तो ये आ जाएगा 90,000। अब इसी तरह से 2012 में कितनी वैल्यू बच जाएगी उस एसेट की, 8,10,000। इसी तरह से 12, 13, 14, 15 नेक्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे और 2020 तक आते आते लेट इट बी इसकी वैल्यू कितनी बच गई है, यानी कि आज की रेट में इसकी वैल्यू है, सपोज हम मान के चलते हैं 50,000। 2020 में उसकी वैल्यू कितनी है, 50,000। 2020 में आज उसकी वैल्यू है 50,000। ये कैसे आई 50,000? हर साल आपका डेप्रिसिएशन लगता है। आपके पास कोई भी एसेट है, सपोज आपके पास बाइक है या कार है, तो क्या उसकी वैल्यू हर साल डेप्रिशिएट नहीं होती है? या आप उसको कहोगे, सपोज आपने कार जो है 2018 में परचेज की थी 8 लाख की, और आज 2020 में कह रहे हो यार जो मेरे पास कार पड़ी है ना उसकी वैल्यू 9 लाख है, ऐसा होता है क्या? नहीं ना होता। तो हम भी नॉर्मली देखा जाए तो कॉस्ट कंसेप्ट ही फॉलो कर रहे हैं। हम भी हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही लेकर चलते हैं, एक्विजिशन कॉस्ट को ही लेकर चलते हैं, और हम कहते हैं यार मैंने 2018 में तो 8 लाख की थी कार परचेज की थी, बट आज उस पर अगर डेप्रिसिएशन लगा दिया जाए तो मेरी कार की वैल्यू जो 6 लाख तक पहुंच रही है, ओके। तो देखिए कोई ऑब्जेक्टिविटी रही, ये कितनी ऑब्जेक्टिविटी है, यानी कि आप सही बात कर रहे हो, बायसनेस कोई भी नहीं है। आपने जो आपको डेप्रिसिएशन कहा गया कि 10% या 15% डेप्रिसिएशन लगाना है, वो आपने चार्ज किया और आपने अपनी एसेट की वैल्यू एग्जैक्टली बता दी, ना कि आपने ये कहा कि यार आज उस कार की वैल्यू 2020 में 12 लाख है तो मेरी गाड़ी की वैल्यू भी 12 लाख की होगी, भाई मुझे 12 लाख दे दो और कार ले जाओ। ऐसा नहीं होता है, ओके गाइस। एंड दिस इज द कॉस्ट कंसेप्ट जो हम भी नॉर्मली देखा जाए तो फॉलो करते हैं। देन 8th वन इज रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां पर बात की जाती है कि अगर एसेट की वैल्यू में कोई चेंज आया है, यानी कि आज 5 लाख की है, आपकी बुक में कितने की शो हो रही है एसेट, जैसे इसी एसेट की मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि बिल्डिंग जो थी आज की रेट में कितने की शो हो रही है, 50,000 की आपकी बुक्स में। डेप्रिसिएशन चार्ज के आपने करते गए और 2020 में आपको पता चलता है कि मेरी बिल्डिंग जो है 50,000 की ही रह गई है। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो और आपको पता चलता है यार मेरी बिल्डिंग का तो लोग जो है 1 लाख देने के लिए तैयार हैं, कितना देने के लिए तैयार हैं, 1 लाख, तो क्या आप उसे रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में? उस 50,000 का जो गैप आ रहा है उसे रिकॉर्ड करेंगे? तो रियलाइजेशन कंसेप्ट उसी चीज के बारे में बात करता है। रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है नहीं, उसे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। एक्चुअली
accounting follow a very conservative path. Accounting do not consider any probable gain या any probable benefit in the coming future. Accounting कभी भी आने वाले फ्यूचर में अगर कोई बेनिफिट होने जा रहा है ना, उसको कंसिडर नहीं करता है अकाउंटिंग मैंने कहा बहुत ही कंजर्वेटिव पाथ फॉलो करता है। तो गाइस देखिए मैंने एग्जांपल जो दी है, सपोज मैं इसी बिल्डिंग की एग्जांपल देता हूं। 2010 में 10 लाख की थी और 2020 तक डेप्रिशिएट होते होते इसकी वैल्यू कहां पहुंच गई? 50,000। बिल्डिंग की जो वैल्यू है अभी आपकी बुक्स में, बुक वैल्यू जो है वो कितनी है? 50,000। बट उसकी करंट वैल्यू अगर जो मार्केट में जो वैल्यू है देखा जाए, करंट वैल्यू इन द मार्केट दैट इज रुपीज, लेट इट बी 1 लाख। तो वेदर दिस चेंज विल बी रिकॉर्डेड और नॉट। रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द बिजनेस रियलाइजेस इट। जब आप उस चीज को, उस चेंज को ना मटेरियलाइज कर दोगे, यानी कि आप इस काबिल हो चुके हो, लीगल राइट रियलाइज का मतलब समझते हो ना, मैंने रेवेन्यू रियलाइज में बता दिया था। व्हेन यू हैव द लीगल राइट टू रिसीव दैट चेंज, टू रिसीव दैट अमाउंट, अगर आपके पास वो लीगल राइट आ गया है, आप उसी वक्त जो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। बट आपने अपनी बुक्स में देखा यार मेरे पास 50,000 की बिल्डिंग पड़ी हुई है, जब आप मार्केट में जाते हो आपको नॉलेज में आता है यार यहाँ पे तो लोग मेरी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हम तो उस बिल्डिंग का 1 लाख भी दे देंगे। तो क्या आप घर पे आके उस बिल्डिंग का 1 लाख लिख लोगे? नहीं लिखोगे। यही रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है कि एक कंजर्वेटिव पाथ फॉलो कीजिए। क्या पता जिसने वो 1 लाख की बात की वो आपसे बिल्डिंग परचेज करे या ना करे। जरूरी थोड़ी बाहर बात कर ली तो बाद में आपसे वो 1 लाख आप उससे रियलाइज कर सको या उसको बेचो या ना बेचो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। इसलिए एक कंजर्वेटिव पाथ फॉलो किया जाता है, उस चेंज को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो गाइज ये था आपका रियलाइजेशन कंसेप्ट। ओके, कॉस्ट कंसेप्ट भी क्लियर है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग का मतलब कंटिन्यू, गोइंग का मतलब कंटिन्यू। And concern means establishment. Continue in establishment means जो आपका बिजनेस है वो कंटिन्यू रहता है, उसकी एक बहुत ही लॉन्ग लाइफ होती है, परपीचुअल सक्सेशन होती है, कभी खत्म ना होने वाला। जो भी आप एस्टैब्लिश करोगे बिजनेस, उसकी लाइफ जो है इनडेफिनिट है। ये कौन बात करता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन इनडेफिनिटली। कभी भी कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये सोचकर नहीं बनती है कि हमने ये बिजनेस जो है सिर्फ 5 महीने या 10 महीने चलाना है या 1 साल तक चलाना है। जब भी बिजनेस एस्टैब्लिश किया जाता है उसकी लाइफ जो है वो इनडेफिनिट देखी जाती है, नो लिमिट। ओके, जनरली यही होता है। बाकी कुछ केसेस में कोई कोई पर्सन होता है वो अपने में भी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ऐसा करे कि अपना कुछ टाइम के लिए बिजनेस खोला, देन शट डाउन कर दिया और बैठ के घर पर पहले से डिसाइड करके बैठ गए कि यार इतना सा काम करना है मुझे, उसके बाद जो है मे भी वो शादी के चक्कर में हो। ओके, मे भी घर वालों ने कहा कि कुछ काम कर लें और देन तेरी जो है शादी करवाएंगे, और चुप करके जो है काम स्टार्ट कर गया, बाद में शादी वगैरह हो गई, छोड़ गया काम। सो गाइज वो डिफरेंट केस है। ओके, बट यहां पर जो आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी इट्स ऑपरेशंस इनडेफिनिटली। और यहां से इस कंसेप्ट से 2 पॉइंट जो हैं बहुत ही जरूरी हैं याद रखने, उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट इज, ये कहां पर हेल्प करेगा आपको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? इट विल हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग between capital and revenue expenditure. Number 1 and number 2 is
to record asset on historical basis and charge depreciation over the useful life। ये कंसेप्ट फॉलो करने से आपके पास ये दो एडवांटेजेस हो जाती हैं। नंबर वन इज आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से खर्चे आपके कैपिटल नेचर के हैं और कौन से खर्चे आपके रेवेन्यू नेचर के हैं। तो गाइस कैपिटल और रेवेन्यू क्या है? कैपिटल मींस वो ऐसे खर्चे जिनको इनकर करने के बाद आपके पास कोई एसेट आए, जिनको खर्चा करने के बाद आपके पास कोई एसेट आए। लाइक लैंड खरीदी, वो आपकी एक एसेट बन गई। मशीनरी एसेट, बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट। मेरा कोई बिजनेस है, मैंने लैंड खरीदी, वो मेरी एसेट बन गई। बिल्डिंग खरीदी, मेरे लिए एसेट है। मशीनरी मेरे लिए एसेट है। ऐसा क्यों? एसेट मींस वो सभी रिसोर्सेज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स दें। कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है? एसेट आती है, और एसेट से क्या होता है? फ्यूचर के बेनिफिट ड्राइव होते हैं, फ्यूचर के बेनिफिट्स। और रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर जिनको इनकर करने के बाद करंट पीरियड में ही बेनिफिट हो जाए। ओके, एक शॉपकीपर की एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज शॉपकीपर ने क्या किया, अपनी दुकान के अंदर एसी फिट किया, एक काउंटर लगाया, वो अलमीरा बनाई अपना स्टॉक रखने के लिए। खर्चा होगा इस पे, मे बी एसी जो है 40-50,000 का आया हो, काउंटर में भी उसका 10 या 30,000 का बनाओ। देन वो अलमीरा बॉक्सेस बनाए जो, वो भी जो उसका खर्चा मे बी 50,000 तक आ गया हो। 1 लाख का खर्चा कर दिया है, तो एक्सपेंडिचर। बट ये किस नेचर का एक्सपेंडिचर है? क्या ये कैपिटल है या रेवेन्यू है? तो गाइज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि उस एसी का यूज करेंगे आप, या उस काउंटर का यूज करेंगे, और वो जो बॉक्सेस में आपको जो सामान रहेगा सेफली, वो आपको फ्यूचर में बहुत समय तक बेनिफिट देते रहेंगे, देंगे ना। एसी भी बेनिफिट देगा। क्यों? समर के टाइम इतनी सारी गर्मी होगी, तो अगर आपके पास एसी नहीं होगा, मे बी आप अपनी दुकान जो है शट डाउन कर लें, बंद करके जो घर बैठ जाएं। एसी चलता रहेगा, आपका बिजनेस जो है कंटिन्यू रहेगा। काउंटर होगा, कितना इजीली जो है आप अपने कस्टमर से जो है डील कर पाएंगे। ओके, तो इस तरह के खर्चे, जैसे एक बहुत बड़ी, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो वहां पे मशीनरी जो है इंस्टॉल की जाती है, वहां पे बिल्डिंग जो है खरीदी जाती है, तो वो क्या है? वो एसेट है। और वो कहां से एसेट आए? कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करने के बाद। बिल्डिंग नहीं होगी तो आपके एम्प्लॉइज कहां बैठेंगे, कहां पर बैठ के काम करेंगे? अगर एम्प्लॉइज नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है आगे फ्यूचर में कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। क्लियर है कैपिटल एक्सपेंडिचर? अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की देखिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन शॉपकीपर की बात करता हूं मैं। तो शॉपकीपर ने क्या किया है, अपनी दुकान में जो स्टॉक रखा हुआ है वो तो कहीं से न कहीं से परचेज किया होगा। तो वो परचेज ऑफ गुड्स, वो जो सामान अंदर लेकर आया, उसके ऊपर जो खर्चा हुआ, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि वो जो स्टॉक जब वो बेचेगा तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के बाद वहां से क्या आएगा? बेनिफिट आएगा, यानी कि इनकम आएगी, और वो करंट पीरियड में ही आएगी, इसी टाइम में आएगी, ना कि फ्यूचर में आएगी। सामान किसी होलसेलर से लेकर आया, कौन सा एक्सपेंडिचर इनकर किया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्यों उसे रेवेन्यू कहा गया? क्योंकि वो कुछ ही दिनों में उस सामान को बेचकर जो है इनकम अर्न करना शुरू कर देगा। ओके गाइस, क्लियर है? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें जो है इस चीज को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। आप क्यों, ऐसा क्यों, कहां हेल्प कर रहा है भाई? आप देखिए, मैंने कहा कि गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि फ्यूचर जो है वो इनडेफिनेट है, एक ऑर्गेनाइजेशन का इनडेफिनेट फ्यूचर है। अगर इनडेफिनेट फ्यूचर है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से खर्चे करके हमें फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है, और कौन से खर्चे करके हमें इस करंट पीरियड में जो है बेनिफिट होने वाला है। अगर आपने पहले से सोच रखा हुआ है कि यार मुझे 1 साल बिजनेस करना है, तो फिर क्या कैपिटल और क्या रेवेन्यू, ओके, फिर तो सब कुछ बराबर ही है। तो इसलिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, फ्यूचर में क्या मिलना है आपको, करंट में क्या मिलना है, फ्यूचर के कौन से एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं और करंट पीरियड के कौन से एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उस चीज को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। तो गाइस याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसमें इससे क्या है, क्या आपको मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर करके? एसेट्स, और जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देंगे।
फ्यूचर बेनिफिट, ओके। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर करके क्या होगा, आपको जो बेनिफिट मिलेगा करंट पीरियड में मिलेगा। क्लियर है गाइस? पहला एडवांटेज पता चल गया। और ये पूछते भी हैं कि कौन सा कंसेप्ट आपको हेल्प करता है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट करने में, और वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देन लास्ट इसका जो बेनिफिट है वो यही है, कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट इसी से निकला हुआ है, देखिए वही लिखा मैंने, टू रिकॉर्ड एसेट ऑन हिस्टोरिकल बेसिस एंड चार्ज डेप्रिसिएशन ओवर द यूजफुल लाइफ, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है आपको। देखिए जब आप सोच के बैठे हो, मशीनरी खरीदी आपने 10 लाख की और सोच रहे हो कि आप 1 साल में बिजनेस क्लोज करना है, तो क्या आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे? ओके, फिर क्या करंट वैल्यू और क्या आपको हिस्टोरिकल वैल्यू, एक ही साल का तो टाइम पीरियड है, कितना भी गैप आया, कुछ महीने के बाद सपोज आप बिजनेस क्लोज कर रहे हो, तो क्या उसमें जरूरत है आपको फिर वो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की उस एसेट के अंदर? कोई जरूरत नहीं है। ओके, आपने देखा कि यार मैंने जो एसेट थी 10 लाख की खरीदी थी 3 महीने पहले, चल यार एक काम कर ले तो 9.5 लाख दे दें, कोई बुक्स में रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी अगर ऐसा नहीं करते हो ना आप, हिस्टोरिकल बेसिस पे अपनी एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करते हो। सपोज अगर मैं इस बिल्डिंग की बात करूं वो 10 लाख की थी, या एक मशीनरी की बात करूं, लेट इट बी एक मशीनरी है जिसकी वैल्यू जो है 2010 में 10 लाख थी। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर 10 लाख पे रिकॉर्ड नहीं करना है, हमें जो है आज की देखो जो मशीन, अगर वो मशीन आज अवेलेबल है तो हम उसी पे उसकी जो है कॉस्ट देखेंगे कितनी कॉस्ट है और उसी की बेस पर उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो गाइस सुनिए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप एसेट को अपनी हिस्टोरिकल बेस पे रिकॉर्ड कीजिए, देन उसमें से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाइए। क्योंकि देखिए क्या होगा, जैसे कि अगर मशीनरी 2010 में 10 लाख की थी और 2020 में अगर आप उस मशीनरी का मॉडल मार्केट में फाइंड आउट करने जाते हो, सर्च करते हो, तो जाहिर सी बात है वो मॉडल आपको मशीनरी का नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी जो आउटडेटेड हो गई होगी। ओके, तो वो भी चीज जो है पॉसिबल नहीं है कि आप कहेंगे सर हम मॉडल देखेंगे, जो उस मशीनरी का मॉडल था वही मॉडल आज देखेंगे। अरे भाई टेक्नोलॉजी कितनी आउटडेटेड हो चुकी होगी तब तक, वो मशीनरी आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, उस मशीनरी का मॉडल अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट पे उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है और हर साल जो है उसमें से डेप्रिसिएशन जो है चार्ज की जाती है, ये मानकर कि बिजनेस की लाइफ जो है वो इनडेफिनेट है। ओके, सब इंटरलिंक्ड है, गोइंग कंसर्न, ओके, देन कॉस्ट कंसेप्ट, और कॉस्ट कंसेप्ट रियलाइजेशन कंसेप्ट भी इसी को फॉलो करता है, कॉस्ट कंसेप्ट को ही फॉलो कर रहा है। क्योंकि देखिए ये भी कह रहा है कि जो चेंजेस आ रही हैं उसे रिकॉर्ड नहीं कीजिए, तो सेम यहाँ पे भी तो वही बात है। मैंने कहा था बिल्डिंग 2010 में 10 लाख की है और 2020 में 30 लाख की है, तो रिकॉर्ड क्या करना चाहिए? कॉस्ट कंसेप्ट कहता है ये 10 लाख रिकॉर्ड करना चाहिए। चेंज जो आ रहा है उसको तब तक रिकॉर्ड नहीं कीजिए अपनी बुक्स में जब तक आप उसे रियलाइज ना कर दें। ये कौन बात करता है? रियलाइजेशन कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि हिस्टोरिकल बेस या हिस्टोरिकल कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कीजिए और हर साल उसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए ओवर देयर यूजफुल लाइफ। जब तक उस एसेट की लाइफ है तब तक उसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहिए। और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस की लाइफ जो इनडेफिनेट है। ओके, बिजनेस कभी भी जो है फोरसीएबल फ्यूचर में क्लोज नहीं होता है, यानी कि अपने ऑपरेशन शट डाउन नहीं कर सकता है। हाँ, कभी कोई बहुत ही रेयर केस हो गया, कंपनी लिक्विडेट हो गई या कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि उन्होंने कुछ वायलेशन कर दिया, देन वहां पर तो बंद करना पड़ता है। लेकिन जब एक बिजनेस इस्टेब्लिश होता है वो यही सोच के इस्टेब्लिश होता है कि उसकी लाइफ जो वो इनडेफिनेट रहेगी। और मैंने इससे आपको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के 2 बेनिफिट बताए कि आप एक तो कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को डिस्टिंग्विश कर पाओगे, क्या फ्यूचर में मिलेगा आपको, क्या करंट पीरियड में मिलेगा, उसको भी डिस्टिंग्विश कर पाओगे। और अगर जब आप ये मान के चले हो कि लाइफ जो है वो इनडेफिनेट है, तो फिर आप क्या करोगे, अपनी एसेट्स को कॉस्ट बेस पे रिकॉर्ड करके उसमें से हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करते जाएंगे। कब तक? जब तक उसकी लाइफ, उस एसेट की लाइफ जो है
ख़त्म ना हो जाए। वही लिखा हुआ मैंने, टू रिकॉर्ड एसेट ऑन हिस्टोरिकल बेसिस एंड चार्ज डेप्रिसिएशन ओवर द यूजफुल लाइफ। तो गाइज ये थे 3 कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कंसेप्ट एंड रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट भी जो रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है वही बात वो भी करता है कि आप फ्यूचर के बेनिफिट्स को काउंट नहीं करो जब तक आप उन्हें रियलाइज ना कर दो। बट कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट देखो क्या कहता है, अगर कोई फ्यूचर में लॉस हो रहा है, आपको अभी एंटिसिपेट कर रहे हो, इफ यू आर एंटिसिपेटिंग दैट maybe some loss will occur in the future, तो then you have to record that loss in your books of account, वो रिकॉर्ड कीजिए आप। बट आप फ्यूचर में अगर कोई बेनिफिट एंटिसिपेट कर रहे हो, इफ यू आर एंटिसिपेटिंग एनी बेनिफिट इन द फ्यूचर, then there is no need to record that changes। फिर आपको जरूरत नहीं है उस चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए। वो इसका नेक्स्ट कंसेप्ट है, दैट इज कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। चलिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखिए। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो, और प्लीज़ हमारे चैनल ट्रिनिटी द चेंज को लाइक कीजिए, वॉच कीजिए जितना हो सके, और प्लीज़ अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।